नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम ले आए हैं आपके लिए 1 से 15 नवंबर का अंक। दोस्तों, जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की निरंतर पहल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं और शौर्य गाथाओं को अब और भी भव्य पहचान दी जाएगी। और इसी सोच का परिणाम है कि बीते कुछ वर्षों में विकास का सूरज अब जंगल और पहाड़ों में बसे 11 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी वाले उन क्षेत्रों तक पहुंचा है जहां से विकास का सच और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग शुरू होता है। जनजातीय समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले और उसकी आस्था, आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा हो, आज ये केवल राज्य की प्राथमिकता नहीं बल्कि एक संकल्प बन गया है। पिछले दशक के दौरान सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि ये विकास की मुख्यधारा से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सके। जनजातीय आबादी भले ही छोटी है, लेकिन ये देश भर के दूर दराज के इलाकों में फैली हुई है। केंद्र सरकार उनके विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। आज 15 नवंबर को देश 5वां जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का समापन भी हो रहा है। इसलिए जनजातीय विकास के लिए समर्पित केंद्र सरकार की योजनाएं और नीतियां इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। इस गौरवमयी दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है। जनजातीय समुदाय को लेकर बदलाव सिर्फ सोच में नहीं आया बल्कि उन योजनाओं के रूप में धरातल पर भी उतरा जिनके साथ जनजातीय समुदाय अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम जुगा, पीएम जनमन और वन धन जैसी योजनाएं ये सुनिश्चित कर रही हैं कि जनजातीय नागरिकों को उनका अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 200% से ज्यादा बढ़ाया गया है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की। तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से इस कार्यक्रम में 63,000 से अधिक आदिवासी जनजाति बहुल गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास का रास्ता आसान किया जा रहा है। आयुष्मान भारत ने जनजातीय समुदाय के लोगों की इलाज की चिंता दूर की है, तो सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है। भारत सरकार ने जनजातीय आबादी में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत 2023 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से पीएम मोदी ने मिशन की शुरुआत की। इन पहलों ने न सिर्फ बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से उनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। आदिवासी बच्चों को उनके परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई है। जुलाई 2025 तक देश में 485 स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इससे देश भर के लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी ने यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय कार्यक्रम तलाश यानी
आदिवासी योग्यता, जीवन कौशल और आत्मसम्मान केंद्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश भर में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास में सुधार लाना है। दोस्तों, छात्रवृत्ति इकोसिस्टम भी मजबूत हुआ है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले वैसे छात्र जिनके माता पिता की सभी स्रोतों से आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो, ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। ये सुविधा मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां भी उपलब्ध हैं। चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। माता पिता की सभी स्रोतों से आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति और टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जनजातीय युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। 1 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय के किसानों को अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सहायता भी दी गई है। जनजातीय उत्पादों और कारीगरों के लिए सीधे बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया गया है। वहीं जनजातीय समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिन्होंने आदिवासियों को सशक्त बनाने के साथ परिवर्तनकारी सुधार की मजबूत नींव रखी है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इतिहास के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय क्षेत्रों और उनके नायकों के योगदान को नमन किया और शुरुआत हुई एक मौन क्रांति की, जिसने न केवल जनजातीय विरासत को पुनर्जीवित किया बल्कि गर्व के साथ सम्मान की परंपरा को स्थापित किया। गुमनाम नायकों के बलिदान को कभी भुलाया न जा सके, इसलिए भारत सरकार ने देश के स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाते हुए वर्ष 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। जनजातीय समुदाय के वीर योद्धाओं की भूली बिसरी कहानियों को सामने लाने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी गई। इसके तहत 10 राज्यों में 11 संग्रहालयों की स्थापना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति और मणिपुर के कैमाई रेलवे स्टेशन का नाम रानी गाइदिनेलू के नाम पर रखा गया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर सराय काले खान चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखने का निर्णय लिया। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। दशकों तक ये स्थल अधिकांश भारतीयों के लिए अज्ञात रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई। देश में पहली बार जनजातीय समुदाय से किसी का शीर्ष पद पर आसीन होना उन करोड़ों सपनों और आकांक्षाओं की सामूहिक जीत है जो अतीत की जड़ों को वर्तमान की उम्मीदों से जोड़ती है। पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं को जनजातीय कलाकृतियां भेंटकर भारतीय आदिवासी संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित किया है। केंद्र सरकार जनजातीय सांस्कृतिक विरासत, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता देती है। इसके लिए 2020-25 के दौरान करीब 266 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह बदलकर पहली बार इन्हें आम आदमी का पुरस्कार बनाया। नतीजा भील चित्रकार, गोंड लकड़ी के कारीगर, बैगा शिल्पकार और पर्यावरण की रक्षा में समर्पित जनजातीय परंपराओं के संरक्षक जैसे संस्कृति के मौन प्रहरी अब राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन चुके हैं। जनजातीय समुदाय के 100 से अधिक लोगों को अभी तक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत के आदिवासी समुदायों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव के रूप में 2017 में आदि महोत्सव की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस तरह जनजातीय कल्याण की प्रेरणा बनी है, इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं।
हमारे देश में ट्राइबल के लिए तो काम हर सरकार करती आई है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह है, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाइड कीजिए, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं, और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था, अब ये हो गया, वो नहीं था, हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जगह का क्या उपयोग हो सकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसकी पूजा करने का मुझे अवसर मिल गया। तो मैं राजनीति में अगर आप कोई अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है जी। उल गुलान आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और भील आंदोलन जैसे आंदोलनों और विद्रोहों से भारत की आजादी के लिए जनजातीय समुदाय ने बहुत बड़ा योगदान किया। आजादी के अमृत महोत्सव में अल्लूरी सीतारमन राजू, तिलका मांझी, सिधू कान्हू मुर्मू और बुधु भगत सहित कई गुमनाम नायकों को याद किया गया। पीएम मोदी ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह के तहत जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बिरसा मुंडा जनजातीय उपवन बनाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाकर आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा उलीहातू की ये पहली यात्रा थी। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत हुई। धरती आबा यानी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई क्रांति ने न केवल ब्रिटिश अत्याचार को कड़ी चुनौती दी, बल्कि जनता को जागृत भी किया। पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की, जिसका समापन 15 नवंबर यानी आज हो रहा है। सशक्त जनजाति से राष्ट्र का सशक्तिकरण आज यथार्थ बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच को ध्यान में रखते हुए वर्तमान केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों के समान विकास पर निरंतर काम शुरू किया। इस विकास में केंद्र सरकार ने जनजातियों के विकास, उनकी विरासत और संस्कृति के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी है। श्रोताओं, भगवान बिरसा मुंडा ने सिखाया कि हमें कैसे अपने परिवेश और सद्भाव की भावना के साथ रहना है, अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। निश्चित रूप से उनसे प्रेरित होकर केंद्र सरकार अपने सपनों को पूरा करने और आदिवासी समुदायों को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।